हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। और अभी हम फिलहाल यूजीसी नेट पेपर 1 की स्टडी कर रहे हैं, इसकी सीरीज कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी करेंगे, सो वेट फॉर दैट। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास नंबर फर्स्ट है आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ना सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बल्कि हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देख समझेंगे कि वो उसका आंसर क्यों है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको दो वीडियोज रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो यहाँ पर मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर पेपर 1 की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा नेट करें या बीएड करें या फिर पीएचडी करें, इसमें से बेस्ट कौन सा है और किससे सबसे पहले जॉब लगती है, इसके बारे में भी मैंने बात कर रखी है, फुल डिस्कशन किया हुआ है आप सभी के साथ। तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इन दोनों वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें। ओके सो गाइस देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। आज हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, देन हम कल करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर हम करेंगे कम्युनिकेशन। इस तरीके से पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स कवर करने वाले हैं एक एक करके। सो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। और स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया दैट पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशंस फ्री स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, अब इन दोनों के बारे में आपको बताया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स। इस तरीके से आपको चार यहाँ पर ऑप्शन गिवन है जिसमें आपको चूज करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको आइडिया है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में तब तो आप इसका आंसर कर देंगे, और अगर आपको इनका आइडिया नहीं कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं, कब यूज किए जाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा और आपको समझाऊंगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और कब इनका यूज किया जाता है। जैसे कि गाइस आप हिंदी में भी देख पा रहे होंगे कि पैरामेट्रिक सांख्यिकी गैर पैरामेट्रिक सांख्यिकी से अधिक शक्तिशाली होती है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पैरामेट्रिक सांख्यिकी धारणा मुक्त सांख्यिकी है, मतलब ज्यादा फ्री स्टैटिस्टिक्स है, एजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स है, धारणा मुक्त है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा गलत कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जो स्टेटमेंट नंबर डी है ना, मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, अब इसको समझेंगे हम लोग। पहली स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ऐसा इसलिए होता है गाइस बिकॉज पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका पॉपुलेशन है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बेसिस पे आप स्टैटिस्टिक्स के जो टेस्ट है वो लगाते हो, देन उसका रिजल्ट निकलता है। इस वजह से ज्यादा इसको पावरफुल माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, मतलब यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा होता है डेटा का, तो इसलिए इसको थोड़ा लेस पावरफुल माना गया है। मतलब इस तरह के जो टेस्ट लगा के जो इनका रिजल्ट निकाला जाता है, मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में अभी नेक्स्ट पेज पे। अभी तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया था, दैट पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी अजम्पशंस होती हैं, कुछ अजम्पशंस जिसके बेसिस पे आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हो, तो ये अजम्पशन फ्री नहीं है, अजम्पशंस होती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट विल बी द राइट आंसर। अब हमें क्या करके समझ लेते हैं। सो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि ये अजम्पशंस होती हैं, इसके ऊपर ही बेस्ड होती है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब किस बारे में अजम्पशंस होती हैं, about the distribution of population from which the data the sample was taken। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको लेकर के assumptions होती हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर नॉट बेस्ड ऑन assumptions, that is the data can be collected from a sample that does not follow a specific distribution। अब यहाँ पर दो तीन टर्म है जो समझ में आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स या मैनेजमेंट या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते हो तो फिर ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है, पॉपुलेशन का क्या मतलब है, क्या ये जनसंख्या की बात की जा रही है। तो इस तरह के जो टर्म है जैसे सैंपल हो गया, ये क्या है, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है वो क्या है, सपोज करो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैं स्टडी कर रहा हूँ कि पूरे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में जो फीमेल हैं
वो कितनी एजुकेटेड है ना। इसमें मैंने डेटा बनाया, तो उसमें मैंने एज का डेटा बना दिया कि पहले जो एज है वो 0 से 18 तक की, फिर 18 से 40 तक की, फिर 40 के बियॉन्ड। इस तरीके से मैंने 3 एज ग्रुप बना दिया। मैं स्टडी कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो फीमेल है वो कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़े लिखे यहाँ पर फीमेल रहते हैं। तो ये जो कंप्लीट फीमेल है ना, पूरे कंप्लीट जो दिल्ली एनसीआर में फीमेल रहती हैं, इसको कहा जाएगा पॉपुलेशन, जिससे हम स्टडी कर रहे हैं। और सैंपल क्या होता है इसके, इस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा एरिया जो हमने कलेक्ट कर लिया। एरिया का मतलब है कि यहाँ पर सपोज करो 1000 फीमेल रहती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रहते तो बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 फीमेल रहती हैं। अब इस 1000 में से मैंने 100 फीमेल का डेटा लिया, मतलब 100 फीमेल को मैंने चुन लिया, और उन 100 फीमेल का मैं देखूंगा कि कितना पढ़े लिखे हैं इन ये 100 फीमेल, और उस रिजल्ट के बेस में मैं कंक्लूड करूंगा कि टोटल 1000 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना, कितनी परसेंटेज जो पढ़ी लिखी होगी। तो सैंपल क्या होता है, सैंपल होता है उस पॉपुलेशन में से लिया गया एक छोटा सा, एक आप बैग कह सकते हो, एक छोटा सा बास्केट कह सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ आइटम वही होते हैं, बट इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है पॉपुलेशन का सैंपल, है ना। अब यहाँ पर गाइस देखो बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि सपोज करो जो रिजल्ट है वो इस तरीके से निकल के आ रहा है कि 0 से 18 है, फिर 18 से आपका यहाँ पर 40 हो गया, और उसके बाद फिर 40 के बियॉन्ड हो गया। तो 0 से 18 के बीच में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब यहाँ पर बच्चे 18 साल तक बहुत पढ़ाए जाते हैं, 12th क्लास सबको कराई जाती है। तो यहाँ पर 90% ऐसे पीपल हैं, ऐसे फीमेल हैं जो पढ़े लिखे हैं। और इस एज ग्रुप में 18 से 40 में जो फीमेल हैं वो उसके बियॉन्ड फिर वो ग्रेजुएशन नहीं करते, या फिर जो बाहर से आते हैं आउटसाइड दिल्ली, वो लोग ऐसे एज ग्रुप में इंक्लूड हो गए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कम हो गया, या आप एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो 80% हो गया इस तरीके से, और फिर 40 के बियॉन्ड फिर तो और कम हो गया, डेटा 70% हो गया इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर एक कर्व बन गया इस तरीके से कि पहले ऊपर गया कर्व, फिर कर्व नीचे आ गया, इस तरीके से हो गया, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर कम पढ़े लिखे, फिर उससे भी कम पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि यहाँ पर पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर उसको मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किस तरीके से यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा मुझे। तो इससे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इसीलिए जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं इनको लगाया जाता है वहां पर जहां पर एक जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स वहां पे लगाई जाती है जहां पर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे या कुछ भी ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ एक पैटर्न बन रहा होता है। तो जब पैटर्न बन रहा है तो पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया, और पैटर्न नहीं बन रहा है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया। और इसके अलावा गाइस देखिए, इसी वजह से पैरामेट्रिक टेस्ट को ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको आप बार बार टेस्ट कर सकते हो, जिसको बार बार आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ज्यादा पावरफुल हो गया, इसको आप बार बार वेरीफाई नहीं कर सकते चीजों को, है ना, तो इसलिए फिर ज्यादा ये पावरफुल नहीं माना जाता। और जैसे कि मैंने बताया कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ अजम्पशंस होती हैं, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 थी वो भी एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको ग्राफ पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो एक बेल बन रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक टेस्ट इस पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे बेल नहीं बन रहा है, अगर बेल नहीं बन रहा है मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं बन रहा है, तो फिर वहां पे आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका टी टेस्ट आ जाएगा, जेड टेस्ट आ जाएगा, एनोवा, इस तरह के जो टेस्ट है वो आ जाएंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा मैन वाइटिंग टेस्ट, विल्सन साइन टेस्ट, क्रूक्सर-वल्ली टेस्ट, फ्रीडमैन्स एनोवा टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो आ जाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो ये कुछ एग्जांपल गिवन है। बाकी मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक से ज्यादा पावरफुल क्यों होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो इसी वजह से होता है क्योंकि उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी वजह से वो होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मैंने ये वाली क्लास ले रखी है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, डरो मत, फ्री में है ये। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अगर आपको इनके बारे में जानना है, वो भी सिर्फ 25 मिनट में। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे, 2-2 घंटे आपको पढ़ाया जा रहा हूँ एक ही टॉपिक, ऐसा नहीं है। मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, और वही मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो टू द पॉइंट पढ़ोगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, और प्लस 2-2, 4-4 घंटे की क्लासें नहीं मिलेंगी आपको। छोटी क्लास मिलेगी 20, 25, 30 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 40 से 50 मिनट की क्लास मिलेगी। इसके बियॉन्ड क्लास मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भी टाइम कीमती, मेरा भी टाइम कीमती है। इस वजह से टाइम टू टाइम पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, सबके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर टी टेस्ट, जेड टेस्ट अगर आप समझना चाहते हो, नोवा टेस्ट क्या होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर PYQs अगर आप उठा के देखेंगे तो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, इसलिए आपको इन टॉपिक्स को समझना चाहिए, जरूरी है। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट,
ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो वहां पे जाकर के आप इस वीडियो को देख करके इन सभी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पेनल्टीज फॉर ए फैकल्टी मेंबर फाउंड विद लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60% प्लेजरिज्म इन देयर एकेडमिक पब्लिकेशन। तो फैकल्टी मेंबर का पूछा गया है कि क्या पेनल्टी लगेंगी। याद रखना क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार पूछा जाता है कि स्टूडेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेंगी, तो उसका फिर आंसर अलग होगा। यहाँ पूछा गया है फैकल्टी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेंगी, तो हमें आंसर करना है फैकल्टी के पर्पज से कि फैकल्टी के ऊपर जो आपके गाइड हैं उनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। तो 4 ऑप्शन गिवन है। किसी संकाय सदस्य के शैक्षणिक प्रकाशन में लेवल 3 60% से अधिक समानता साहित्यिक चोरी पर पाए जाने पर क्या दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने आई थिंक अब तक। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिनायल ऑफ 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट एंड नॉट बीइंग अलाउड टू सुपरवाइज न्यू स्टूडेंट्स फॉर 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी है विड्रॉल ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ओनली। सी है डिनायल ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट एंड इसके बाद 4th है इमीडिएट सस्पेंशन। तो सस्पेंशन तो खैर नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती है वहां पर जिसने किया, प्लस गाइड की भी गलती क्योंकि आपने क्यों उसको मना नहीं किया, चेक क्यों नहीं किया उसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, डिनायल ऑफ 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, ये लगेगा। और फिर वो सुपरवाइज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को 3 साल तक, तो ये पेनल्टी लगती है, लेवल 3 की पेनल्टी है और ये काफी बड़े लेवल की पेनल्टी मानी जाती है। हम समझ लेते हैं कि करके कि किस किस लेवल की पेनल्टी लगती है। प्लेजरिज्म जानते हो ना आप लोग, प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म होता है जब आप किसी काम को चोरी करते हो, साहित्यिक चोरी लिखा है ना, साहित्यिक चोरी। जब आप रिसर्च कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो उस काम में, जब आप चोरी करते हो मतलब किसी और का कंटेंट आप अपने रिसर्च पेपर में या जब आप थीसिस लिख रहे हो वहां पर आपने डाल दिया उसमें, तो फिर वहां पर फिर पेनल्टी लगती है आपके ऊपर। तो ये उस पेनल्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप लेवल देख सकते हो, लेवल 0, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल है और एक 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम सबको काउंट करेंगे तो 4 लेवल होते हैं, लेकिन लेवल क्योंकि ये सीरियल नंबर है तो आपको लेवल याद रखना है कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, फिर लेवल 1 2 3 इस तरीके से। लेवल 0 होगा जो कि अलाउ किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती, यूजीसी ने अलाउ कर रखा है। मतलब आप 10% तक किसी काम को कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ये अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने, मतलब यूजीसी ने अलाउ कर रखा है। माइनर सिमिलरिटीज नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेवल 1 की पेनल्टी आती है जहां पर आपका कंटेंट 10% से ज्यादा से लेकर के 40% तक कॉपी होता है। तो उस केस में फिर आपको अपना मैन्यूस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना होता है, मतलब आपका जो थीसिस है वो सबमिट नहीं होगी, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आपको उसको चेक करना पड़ेगा दोबारा से कि हमने क्या गलती करी है। लेवल नंबर 2 है जहां पर सिमिलरिटी होती है 40 से 60% के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, बी रिक्वेस्टेड टू रिट्रैक्ट द मैन्यूस्क्रिप्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एन एनुअल राइज। मतलब 1 साल का एनुअल राइज नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, 1 साल का गाइड का आपके मैन्यूस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एंड मैं नॉट सुपरवाइज एनी न्यू मास्टर्स एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल तक का आप किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते, 1 साल का आपका इंक्रीमेंट भी रुकेगा। ये है लेवल 2 की पेनल्टी। लेवल 3 की हाईएस्ट पेनल्टी होती है जहां पर सिमिलरिटी 60% या उससे ज्यादा की होती है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 साल तक आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते, और 2 साल तक का आपका एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये यही पूछा था, लेवल 3 का पूछा गया था। लेवल 3 में क्या होता है, जहां पर आप 2 साल तक तो आप एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होता है और 3 साल तक आप किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप लोग इस चीज को याद रखिए, इस टेबल का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आप इस चीज को याद रख सकते हैं, बाद में भी याद कर लेंगे, तो सही रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अगर एजुकेशनल रिसर्च हो रही है तो इसका एम क्या होता है। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व, searching for the new fact and principles underlying the process of education, identifying the aims of education, identifying the values that need to be included inculcated in the pupils। तो गाइज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, उन प्रमुख समस्याओं की पहचान करना जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ज्यादातर रिसर्च का तो यही होता है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम को और उसको फिर सॉल्व करना होता है, यही होती है रिसर्च। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च की, तब उस केस में क्या होता है, हमें न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को
तो उसको सर्च करना होता है, हमें सर्च करते रहना होता है न्यू फैक्ट को। तो वैसे भी रिसर्च का मतलब ही न्यू फैक्ट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एजुकेशन के प्रिंसिपल्स अंडरलाइन जो होते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के उसको और न्यू फैक्ट को हमें सर्च करते रहना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के वीडियो को पॉज करके और डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेज पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। अब देखो, जब भी बात की जाएगी पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव की, वहां पर आंख बंद करके आपको आंसर लगा देना है। कौन सा? एथनोग्राफिक मेथड। क्यों? क्योंकि एथनोग्राफिक में क्या होता है कि हम पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, पार्टिसिपेंट्स के कल्चर को समझते हैं कि किस कल्चर में रहते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं, किस तरीके से सोते हैं, कैसे उठते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ उनकी कल्चर की स्टडी करते हैं। वो एथनोग्राफिक मेथड होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है कि पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव को समझा जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी को आपको पढ़ना है। एक्जिजेटिक रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम जो हमारी स्क्रिप्चर्स है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में। तो वो होती है एक्जिजेटिक रिसर्च, व्याख्यात्मक ये व्याख्यात्मक शोध होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट नाम से पता चल रहा होगा, जहां पर हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि पैरासीटामोल क्या फीवर कम करती है, अगर फीवर आ गया तो क्या पैरासीटामोल खाने से फीवर कम हो रहा है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, फिर अगर कम हो रहा है तो फिर हम इसकी डोज कम ज्यादा करके देखेंगे कि कितनी डोज दी जाए जिससे फीवर जल्दी से जल्दी उतर जाए। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। तो इसमें भी पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव को ध्यान नहीं दिया जाता। पार्टिसिपेंट जो पर्सपेक्टिव होता है वो होता है एथनोग्राफिक मेथड में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने चारों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। वैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक लो, वीडियो को पॉज करके आप और इसको समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्जिजेटिकल रिसर्च, इसमें क्या होता है, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन होता है हमारे, और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम लोग स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर्स का। जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, उनकी बात की जाती है, उनकी इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इस तरह की जो रिसर्च होती है। तो ये कुछ रिसर्च है जिसके बारे में आई थिंक आपको पहले से आइडिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो और डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट into either affirmation or disaffirmation is the explicit concern in which method of research। अब देखो इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की जा रही है। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा, कई काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, क्या होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपको ये नहीं पता होगा। तो जब यही नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे में आप कैसे आंसर कर पाओगे। अगर कॉमर्स, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर इन चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर साइंस में भी आई थिंक होता होगा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते होंगे उसमें भी। तो ऐसे देखो, मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है, अच्छा ये क्वेश्चन हिंदी में भी, मैं जो बच्चे डर रहे होंगे सर हिंदी में तो डाला नहीं आपने क्वेश्चन, हिंदी में भी है, घबराइए नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परिकल्पना परीक्षण, जिसके परिणाम स्वरूप पुष्टि या अस्वीकृति होती है। शोध की किस विधि में स्पष्ट चिंता का विषय होता है, मतलब किस में यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, किस मेथड में यूज करते हैं हम लोग, ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझना पहले जरूरी है। परिकल्पना क्या होता है, देखो गाइज, अगर मैं ये कहूं कि पैरासीटामोल खाने से फीवर कम हो जाता है, ये हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट नंबर 1। और स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगी कि पैरासीटामोल खाने से फीवर कम नहीं होता है, इसका कोई लेने देना नहीं, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है फीवर का पैरासीटामोल के साथ। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को लिख लूं पहले ही, और फिर लिख करके अब मैं लैब में जाऊं, और लैब में जाने के बाद फिर अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या पैरासीटामोल खाने से फीवर कम होता है या फीवर कम नहीं होता है, यस और नो। अगर मैं लैब में जाऊंगा तो इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैंने 2 स्टेटमेंट लिख ली हैं पहले से, तो जब मैं इस रिसर्च को करूंगा और जो मेरा रिजल्ट निकलेगा वो इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक को सही या गलत ठहरा रहा होगा। मतलब अगर मेरे इस रिसर्च में मैंने ये पाया कि हाँ पैरासीटामोल खाने से फीवर कम हो जाता है, इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 मेरी सही है कि भाई पैरासीटामोल खाने से फीवर कम हो गया, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 थी, इसका मतलब ये सही है। और अगर इस एक्सपेरिमेंट में ये मैंने कंक्लूड किया, निष्कर्ष ये निकला कि पैरासीटामोल खाने से फीवर कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सही थी, जिसमें मैंने पहले लिख दिया था कि इसका कोई लेना देना नहीं है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इस दवा का फीवर पे कोई असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि 2 स्टेटमेंट जो हम पहले लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही, जिसके ऊपर टेस्ट किए जाने हैं, मतलब
जब हम टेस्ट कर रहे होंगे तो उन्हीं दो स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके कर रहे होंगे कि असर करेगा या असर नहीं करेगा। मतलब या तो अफर्मेशन होगा या तो डिसअफर्मेशन होगा, या तो नल हाइपोथेसिस होगी या तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, है ना, ये सुनो। तो दो स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर इनके ऊपर हम इनको ध्यान में रख करके हम अपने लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट ड्रॉ करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो गाइस पूरी कहानी ये होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि किस मेथड में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो देखो गाइस, डिस्क्रिप्टिव मेथड में तो इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में तो आपको बस लिख के बताना होता है कि क्या 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 हो रहा है इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन होता है, दो स्टेटमेंट लिख करके ये सुनो तो आप कर नहीं सकते। उसमें तो पूरा आपको व्याख्या लिखनी होती है, व्याख्यात्मक रिसर्च होती है। हिंदी में मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्णनात्मक विधि, सॉरी वर्णनात्मक विधि है ना, जहाँ पे वर्णन करते हो आप लोग, है ना, डिस्क्रिप्शन लिखते हो। एक्सपेरिमेंटल मेथड में तो 100% यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी कि लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, इस वजह से वहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज होता है। फिर होती है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसके अंदर भी हम लोग यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसका भी हो जाएगा। हिस्टोरिकल मेथड में यूज नहीं होता कि बिकॉज हिस्ट्री है, पहले से हो चुकी है वो, हम उसमें भी एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव ही होती है वो रिसर्च भी। एग्जिजेटिकल मेथड में भी नहीं होता है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ है, उसका भी हम एक वर्णन ही करते हैं, व्याख्या करते हैं, है ना, इंटरप्रिटेशन होता है उनका भी। हम ट्रू और फॉल्स नहीं करते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा तो होता नहीं है। भाई स्क्रिप्चर्स है, हमारे धर्म ग्रंथ है, तो उनका तो हम वर्णन करते हैं, है ना, व्याख्या करते हैं हम लोग और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना, तो बस वही होता है। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में और एक्स पोस्ट फैक्टो में, इन दोनों में होती है। सो बी और सी विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा गाइस देखो, मैं ना भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में बना रहा हूँ मैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दिल से बोल रहा हूँ यार, आप सभी से ना एक तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे आप लोग मोटिवेशन चाहिए होती है ना आपको पढ़ने के लिए कि मोटिवेशन चाहिए तभी मुझे पढ़ाई में मन लगेगा, तो आपके लाइक और शेयर कर देने से मोटिवेशन मिलती है। जब आप कमेंट में कुछ दो चार अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख देते हो तो आप तो ना मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। फिर इस ये काम कर देना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पीपीटी बना के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं कर पा रहा हूँ। बट अब मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक कर दें। लाइक एकदम फ्री में होगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में लाइक होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उस सभी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, सभी लोग पढ़ सके। यहाँ से बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में, बिलीव मी गाइस। सो गाइस यहाँ पर देखिए, अब इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने पहले ही बताया था, आप इसको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। और ये वही टी टेस्ट जेड टेस्ट वाली क्लास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने के लिए। यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होती है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ पहले भी। देखो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि जो फैक्ट है ऑलरेडी हो चुका है, याद है आपको। एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या होता है, जहां पर आपका काम ऑलरेडी हो चुका होता है, मतलब आपने पूरे महीने काम यूज किया, उसके बाद आप रिचार्ज करते हो, तो वो पोस्ट पेड होता है। और प्रीपेड में क्या होता है, जहां पर अभी काम हुआ नहीं है, आप पहले पैसे पे कर देते हो। तो यहाँ पर पोस्ट फैक्टो है, मतलब ऐसा फैक्ट जो कि ऑलरेडी हो चुका है ना। तो यहाँ पर ये है आफ्टर द फैक्ट, ये रिसर्च होती है आफ्टर द फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट के हो जाने के बाद आप रिसर्च कर रहे हो, ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कही जाती है। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एरोप्लेन जा रहा है और एरोप्लेन क्रैश कर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्रैश कर गया, तो अब रिसर्च की जा रही है कि वो क्रैश क्यों किया था, क्या रीजन था। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएगी, मतलब ऑलरेडी फैक्ट हो चुका है, ऑलरेडी वो क्रैश हो चुका है, अब आप रिसर्च कर रहे हो कि क्यों क्रैश हुआ था, क्या रीजन रहे होंगे उस टाइम पर। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है कि सपोज करो आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होने से क्या सेल्फ स्टीम, जो आपका कॉन्फिडेंस है, क्या उस पर असर पड़ता है। अगर वेट ज्यादा है आपका, वेट अगर आपका 100 किलो है, तो क्या इससे कॉन्फिडेंस में असर पड़ता है, इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर क्या, या फिर इसका असर नहीं होता है। तो ऐसे में जो 100 किलो वजन है ऑलरेडी जिनका है, उनको हम उठाएंगे और फिर रिसर्च करेंगे, तो ये पोस्ट फैक्टो हो गया। मतलब ये जो फैक्ट है ना, 100 किलो ऑलरेडी उनके अंदर है, और अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या उनका कॉन्फिडेंस डाउन है या कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, या कोई लेने देना नहीं है इनका।
तो अगर इस तरीके की रिसर्च हो रही तो मतलब पोस्ट फैक्चुअल रिसर्च कर रहे हो आप हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉफ्टवेयर इज प्लेजरिज्म चेकर। अब बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें प्लेजरिज्म चेकर है? साउंड 4G, ग्रामरली, टर्निटिन, फास्ट पेंसिल। यह सॉफ्टवेयर एक साहित्यिक चोरी जांच करता है। देखो गाइस, आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन इस तरह के बन रहे हैं जहां से आपसे पूछा जाता है आईसीटी से, मतलब आईसीटी प्लस रिसर्च, इन दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। जैसे रिसर्च के अंदर आप देखेंगे शोध गंगा, शोध शुद्धि, शोध गंगोत्री, इस तरह की जो चीजें हैं वो बन जाती हैं एग्जाम में, है ना, या सॉफ्टवेयर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो चीजें मतलब इनको मिला के पूछा जा रहा है, जहां पर आज के टाइम पर रिसर्च कैसे की जा रही है, आज के टाइम पर रिसर्च में कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बन रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि शोध गंगा, जिसका मैंने अभी नाम लिया है, शोध गंगा प्लेटफॉर्म किस लिए फेमस है? बताओ, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये थीसिस के लिए फेमस है या फिर रिसर्च पेपर के लिए फेमस है? यहाँ पर क्या मिलता है, रिसर्च पेपर मिलते हैं आपको या थीसिस मिलती है या दोनों मिलते हैं? चलो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि शोध गंगा के बारे में किस किस को पता है। यहाँ पर फटाफट से कमेंट कर दो वीडियो देखते देखते ही। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्निटिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये काफी फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेजरिज्म चेकर एज इन यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज टर्निटिन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में जहाँ पे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। ग्रामरली हो गया, स्क्रीबर हो गया आपका, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, प्लेजियम हो गया, टर्निटिन हो गया जिसकी बात अभी इस क्वेश्चन में की गई है, नॉप्लेग हो गया, है ना, इसके अलावा ओरिजिनलिटी डॉट AI, डुप्ली चेकर हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, यूनिचेक, प्लेग स्कैन, पेपर रेटर, आइथेंटिकेट, प्लेजरिज्मा हो गया, प्लेजरिज्मे हो गया। अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए ना मार्केट में, मतलब नाम लेते लेते छुट्टी हो जाएगी आपकी, इतना इतने। तो जो इसमें फेमस है उनको याद कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो वहां से जाके आप याद कर लेना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये PDF मैं आपको कल अवेलेबल करवा पाऊंगा, बिकॉज अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम से निकलना है, तो थोड़ा अभी टाइम में थोड़ा बिजी हूँ मैं आपको इसकी PDF में अवेलेबल करा दूंगा कल। कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सके। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है मैंने, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज टेलीग्राम कुछ कम लोग यूज करते हैं बट व्हाट्सएप मैक्सिमम लोग यूज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप का चैनल अलग से, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करना, वहां पे आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ, तो उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। अब देखो गाइस, आप सभी के एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रोक्स 60 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्स 2 मंथ है, आपके एग्जाम हो जाएगा जून 2025 वाला। तो ऐसे में आप सभी के लिए मैंने, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, तो इसी तरीके से मैंने पेपर 1 कंप्लीट आपको पढ़ाने का प्लान किया है। यहाँ पर आपके ऑल 10 यूनिट्स कवर करूंगा मैं, गारंटीड, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर मैंने जो क्लास ले रखी हूँ वो 30 to 40 मिनट्स की क्लास है, मतलब एक टॉपिक को मैंने 30 से 40 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा नहीं एक सिंगल टॉपिक को 2-2 घंटे 4-4 घंटे पढ़ा रहा हूँ और फिर वो आपका टाइम ज्यादा वहां पर जाएगा। तो इसलिए मैंने एक टॉपिक को टू द पॉइंट पढ़ाया है, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाया है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है, 2 मंथ क्रैश कोर्स है, और ये कंप्लीट बाइलिंगुअल है, जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा था बाइलिंगुअल। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस के भी एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ के हमने कोर्सेज स्टार्ट किए, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, ये जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीटली सुपर फास्ट हैं, बिकॉज इसकी जो प्रिपरेशन है, इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन मिनिमम 2 मंथ में हो जाएगी। प्लस अगर आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहो, पेपर 1 प्लस कॉमर्स, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट या पेपर 1 प्लस पॉल साइंस, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और अभी भी देर नहीं हुई, अगर आप अभी भी मेहनत करते हो, 2 महीने अच्छे से पढ़ते हो मेहनत करके, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज क्लासेस मिलेंगी, दोनों चीजें मिलेगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस PDF नोट्स होंगे हर एक टॉपिक के, ताकि आप उनको डाउनलोड करके उसके थ्रू रिवीजन कर सकें अच्छे से। सो अगर आप कॉम्बो कोर्स, मैं तो आप सभी को कॉम्बो कोर्स ही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज कॉम्बो कोर्स में क्या है कि 2 मंथ में आपके दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, पेपर 1 भी कवर हो जाएगा प्लस पेपर 2 भी कवर हो जाएगा। कॉम्बो कोर्स के लिए 2 मंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो कोर्स को आप ओपन करिए, ओपन करने के बाद वहां पर मल्टीपल वैलिडिटी का ऑप्शन होगा, मल्टीपल वैलिडिटी में से आपको 2 मंथ सिलेक्ट कर लेना है। देन जो आपकी फीस है वो अकॉर्डिंग टू 2 मंथ आपको शो हो जाएगी, उस अकॉर्डिंग आप इनरोल कर सकते हो। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स गाइस। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।